कौम की एक सेंस ऑफ हिस्ट्री होती है, क्लियर कट होता है कि ये मारने वाले थे, ये मरने वाले थे, ये कब्र में जाने वाले थे, ये जेल में जाने वाले थे। यहां ये मल्टीपल रोल, ऑलराउंडर्स, बॉलिंग भी मैं करूंगा, बैटिंग भी मैं करूंगा, स्पिन बॉलिंग भी मैं करूंगा। जब आइडेंटिफाई करना था तो तब सामने दिल्ली को खुश करने के लिए देखिए हमने आइडेंटिफाई किया। अब आज चिट्ठी भी लिखने में सामने, और मुझे किसी चीज का नहीं है, जो मैं यासीन को जानता हूं, मुझे नहीं लगता है उसको कोई खुशी होगी कि ये मोहतरमा जो है ना उनकी तरफ से लिखे। हां, अगर उनने उनको वकालतनामा दिया है कि आप मेरी बात करो तो ये बताएं, वरना हिस्ट्री में वाई डज शी वांट टू बी वन, कि जनाब उसने वो तो खुद बोल रहा है दे दो, उसका अपना एक जो है पॉलिटिकल इसमें होगा। लेकिन बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं, उसने केस किया, इस केस से अगर वो बचे तो ये जहां इसने आइडेंटिफाई किया है वहां बेचारा फंस जाएगा। कोई केस भी तो कम नहीं किए हैं। अभी कुछ दिनों पहले महबूबा जी ने बरकती साहब की बात की। अब मुझे माफ करना, मैं हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं। आप भी जब जाते हैं हमसे तो आप बहुत सवाल पूछते थे इलेक्शन में, आप वो हैं, आप ये हैं। जरा उनसे पूछिए बरकती साहब बंद कब हुए? 2016 में 64 एफआईआर्स, आई हैव चेक्ड इट, 64 एफआईआर्स, 64 एफआईआर लगाए, और आज वही बयान भी दे रहे हैं। इसे मजाक बनता है हर उस इंसान का जो जेल में है, मजाक बनता है हर उस इंसान का जिसको सजा दी गई है। आप अगर मदद नहीं कर पाते हैं, खुदा का वास्ता मजाक न बनाइए। इट्स आप मजाक बना रही हैं, आप ह्यूमिलेट कर रही हैं हर एक को। अरे आपने उनको फोकस में लाया, आपने 64 एफआईआर किए, उन एफआईआर के बेसिस पर इस वक्त वो भी बंद है, उनकी वाइफ भी बंद है, घर में छोटे नाबालिग बच्चे, और अब आपको याद आ रही है, अब आप बयान दे रहे हैं। सो माई ओनली पॉइंट इज जस्ट वन, आई विल कीप ऑन रिमाइंडिंग, इट्स अ चैलेंज। मेरे पास उस तरीके से मैं यहां रहा हूं, मैं खुद जेल गया हूं, मेरे पास डायरी है कब क्या हुआ है। जब जब ये आएंगे मैं इस कौम को याद इंशाल्लाह दिलाऊंगा कि इन्होंने अपने टाइम में क्या किया है। ये ऑलराउंडर का किस्सा बंद करें, या आप बॉलिंग करिए या बैटिंग करिए, ईदर बी ऑन दैट साइड और बी ऑन दिस साइड, यू कैन नॉट बी ऑन बोथ साइड्स। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने जेल में बंद अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के लिए दया याचिका दायर करने के लिए सरकार को लेटर लिखने पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सख्त तनकीद की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए लोन ने कहा कि मलिक ने खुद कहा था कि वो किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने महबूबा की अपील की जरूरत पर सवाल उठाया। सज्जाद लोन ने महबूबा मुफ्ती को ढोंग रचाने का इल्जाम लगाया और कहा कि वो सीएम रहते हुए मलिक को जेल भेजने की जिम्मेदार थी। लोन ने कहा कि जब वो सत्ता में थी तब उन्होंने कठोर कदम उठाए, और अब सत्ता से बाहर होने पर वो हमदर्दी दिखाने का नाटक कर रही हैं। ये दोहरा मेयार है। आइए सुनते हैं सज्जाद लोन ने क्या कुछ कहा। स्टेट को टूटने के लिए, इस 370 को तोड़ने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ये वही लोग हैं जो आज भी परसों एलजी साहब के पास बैठे थे। वो फोटो देखा होगा, महबूबा जी ने बड़े प्यार से वहां जाके फोटो खिंचाया। अब वो किसके लिए एलजी साहब के पास गई थी? अगर जाना था तो उमर साहब के पास जाती, उमर साहब से सलाह मशवरा करती कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन वो किसके पास गए? एलजी साहब के पास, जो एलजी साहब कहते हैं मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो अगर है ही कुछ नहीं तो महबूबा जी क्यों लेने गई? इसका मतलब यही लेने आई कि बताओ जम्मू कश्मीर को और बर्बाद कैसे करना है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कैसे और खत्म करना है। ये भाई आप वहाँ फैसला करने के, अगर सही फैसला आप करना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के आप हमदर्द हैं, तो आपको उमर साहब के पास आना चाहिए। वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, वो खुद नहीं बने, वो नॉमिनेटेड नहीं है, वो इलेक्टेड हैं, लोगों ने चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। वेराज एलजी साहब जो हैं वो खुद नॉमिनेटेड हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस बीच महबूबा मुफ्ती के रद्द-ए-अमल को लेकर सख्त तनकीद की जा रही है। सज्जाद गनी लोन की तरफ से भी उनके बयान को लेकर सख्त तनकीद की गई है। साथ ही साथ इसके अलावा जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहां उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने स्टेटहुड और 370 को खत्म करने में अहम रोल अदा किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तमाम लीडरान की तरफ से महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, जहाँ उनके बयान की सख्त तनकीद की जा रही है। इसी सिलसिले में आज सज्जाद गनी लोन की तरफ से भी महबूबा मुफ्ती के बयान की सख्त तनकीद की गई है। साथ ही साथ उन्होंने इस तरह के वाक्यों के लिए महबूबा मुफ्ती और पीडीपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा एनसी की बात करें तो एनसी की तरफ से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहां उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद जाहिर की है।
तो इसी बीच आपको बताते चले कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने जेल में बंद अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के लिए दया याचिका पर सवाल उठाए हैं। दया याचिका दायर करने के लिए सरकार को लेटर लिखने पर पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती पर सख्त तनकीद की है। इस बीच सज्जाद गनी लोन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें बोलते हुए उन्होंने कहा कि मलिक ने खुद कहा था कि वो किसी भी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने महबूबा की अपील पर भी सवाल उठाए हैं। सज्जाद लोन ने महबूब मुफ्ती पर ढोंग रचने का इल्जाम लगाया है। वहीं सज्जाद गनी लोन के अलावा एलसी की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहां डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से महबूब मुफ्ती के बयान की सख्त तनकीद की गई है। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका ताल्लुक करवा देते हैं। जेकेपीसी स्पोकपर्सन रिजवान अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी लीडर सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। रिजवान साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में हलचल मची हुई है और लगातार तमाम जो रद्द-ए-अमल है लीडरान की तरफ से वो सामने आ रहे हैं। अब यासीन मलिक का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। महबूब मुफ्ती की तरफ से याचिका दायर की गई है, उन्होंने दया दिखाने की अपील की है, वजीर दाखिला को चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन ऐसे में जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से उन्हीं को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो कि जाहिर भी है कि उनके वक्त में ही जो चार्जेस हैं वो लगाए गए थे, लेकिन अब वो हमदर्दी जताती हुई नजर आ रही हैं। किस तरह इस पूरे मामले को आप देखते हैं और पीडीपी किस लिए इस तरह के जो कदम है वो अब उठा रही है? देखें सदर जी, सबसे पहले तो शुक्रिया एंड ऑल्सो सलाम टू सुमित शर्मा जी एज वेल। तो इस ज़िम्न में जब आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे पार्टी सदर सज्जाद गनी लोन साहब की सुनी, उन्होंने एक चीज जो है वाज़ेह कर दी। आप जब भी किसी भी मजलूम के बारे में कोई बात करे ना, वो एक ऐसी स्टैंडिंग से बात करे जहां पे वो खुद कभी जालिम ना हो। जनाब आला, यहाँ पे हमको कश्मीरी याद नहीं रहता, तब इनको अवाम याद नहीं रहती, तब इनको जी अपनी कुर्सी याद रहती है। कुर्सी के तई जो मोहब्बत इनकी होती है वो झलक रही होती है इनके बयानात से। आपको याद ही होगा जब ये पार में आए थे 2014 में, तो ऐसे वादे करके आए थे मरहूम मुफ्ती साहब कि जी हम कश्मीर में जी ये हीलिंग टच पॉलिसी है जी, हम लोग जी कश्मीरियों को बड़ा जी डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद आप देखिए इनका जो दौरे हुकूमत रहा है 2003 के बाद भी, 2014 के बाद भी, उससे पहले भी जब ये मरहूम मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे तब भी। तो जब इनसे ये सवालात पूछते हैं कि जनाब आला, जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं तब तो आपको कश्मीरियों का दर्द बड़ा दिखाई दे रहा होता है। अब सज्जाद साहब ने ये वाज़ेह किया। इसमें जो यासीन मलिक साहब का केस है वो दीगर है, वो दैट्स विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। वो खुद जो चाहते हैं वो उनकी जाती लड़ाई है, वो उनकी सियासत अलग है, उनकी लड़ाई अलग है। अब जब यही लोग जो केसेस लगाने में मुलव्वस होते हैं, यही लोग दोहरा नकाब पहन के कौम के सामने आ जाते हैं, नहीं जी हम जी बड़े जी हीलिंग टच वाले हैं जी, हमने जी कौम के लिए ये करना है वो करना है। तो ये जो बद्दा मजाक है इसको बंद करें। कश्मीरी अब बेवकूफ नहीं रहा है 90 की दशक वाला, कश्मीरी अब बेवकूफ नहीं रहा है 2014 वाला, 2003 वाला, 2006 वाला, 2008 वाला, जब इन्होंने स्टेट को ऐसे डिवाइड किया जिसकी रिपरकशंस आज तक हमें दिखाई दे रहे हैं। तो किन से हम ये मजाक सुने? क्या सुने हम इन लोगों से, इन अफराद से जो इस स्टेट की बुनियाद तक को हिला चुके हैं, जो इस स्टेट को खत्म कर चुके हैं और यहाँ की आवाम को बर्बाद कर चुके हैं। इनसे अब हम लोग ये सुने? ये क्या बातें कर रहे हैं? ये कौन सा मजाक चल रहा है आवाम के साथ? यही लोग एफआईआर डालेंगे, यही लोग जी पिटीशन डालेंगे जी हम नहीं जी माफ कर दीजिए, नेशन इज ग्रेट एंड वी हैव टू बी मैग्नानिमस एंड एवरीथिंग। ये क्या मजाक चल रहा है? एक केस में तो आप यू आर अ प्राइमा फेसी विटनेस, यू हैव रजिस्टर्ड योर वर्ड्स, यू हैव रजिस्टर्ड इट कि नहीं जी वी आर विटनेसेस टू व्हाटएवर हैज हैपेंड इन द पास्ट। तो ये कौन सा मजाक है जी? ये मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये सज्जाद साहब भी सवाल पूछना चाहते हैं कि आप तो दायर कर रहे हैं जी,
आप तो श्री अमित शाह जी से माफी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन केस लगाने वाले कौन जी? उनको इस मुकाम तक लाने वाले कौन है, वो सवाल इनसे पूछे कोई। बिल्कुल। सुमित साहब, आप इस मसले को किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो बीजेपी का स्टैंड क्या है यासीन मलिक की रिहाई या दया दिखाने को लेकर, वो आपसे जानना चाहूंगी। इसके अलावा पीडीपी की तरफ से जो ये बयान सामने आ रहे हैं और अब महबूब मुफ्ती की तरफ से एक कदम उठाया गया है, वजीर दाखिला अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है, दया की जो गुहार है उनकी तरफ से वो लगाई जा रही है, लेकिन जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी सही रद्दअमल सामने आ रहे हैं, क्योंकि चार्जेस उनके हुकूमत पे लगाए गए थे और उनकी तरफ से ये कारनामे जो है वो किए गए थे। लेकिन इस वक्त जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है वो भी पीडीपी की तरफ से उठाया जा रहा है। जी सर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जिस तरह से पार्टी वाइज यहाँ पे बोला जा रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है कि विभिन्न पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जी। यहाँ पे ऐसे होता है, पल में तोला पल में माशा। बात ऐसी होती है कि सत्ता के लिए एक बड़ी मशहूर कहावत है श्रीनगर कश्मीर में पार्टियों को लेके। जब ये पार्टीज क्या करती हैं, जब ये जैसे वहां पे लड़ाई छिड़ती है ना आपस में, तो सारा दिन लड़ते हैं, शाम को वो कांगड़ियां होती हैं उनको फोल्ड कर देते थे, सुबह फिर लात मारते थे और फिर युद्ध शुरू हो जाता था। और जनता को, कश्मीर की एक भोली भाली आवाम को हमेशा अपनी चुपड़ी बातों में फंसा के, देश विरोधी बातें करके या देश को बोल के तुम्हारा ये मुल्क है, यहाँ पे हम फंसे हैं, यहाँ पे हमारे साथ जुल्म होते हैं, और इन सब बातों में लपेट के ऐसे माहौल तैयार किए जाते हैं। ये कश्मीर की पार्टियों में किया जाता है, ये रियलिटी है, इससे मुंह नहीं फेरा जाएगा, क्योंकि जनता से कुर्सी का स्वाद इनको लेना है अपने लिए। अब बात आती है यासीन मलिक जी की। मैं यासीन मलिक को बोलूंगा एक बात उसके लिए जी। तो कि यासीन मलिक ने जो कार्य किया है, जो काम किया है यासीन मलिक ने, उसने ये चीज देखो खुद एडमिट की है कि उसने 6 आर्मी जवानों को शहादत, उनको शहीद किया, वो शहीद हुए। यासीन मलिक ने ये कबूल किया, वो देश की सुरक्षा के लिए अपना घर बार छोड़ के जब निकले थे, तो क्या उनकी बीवियां नहीं थी, उनके बच्चे नहीं थे, उनका परिवार नहीं था? अपना दर्द होता है और दूसरे के दर्द पे हंसना, उसके दर्द के ऊपर सियासत करना, ये कहां की सियासत है? मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, पार्टी वाइज जो भी पार्टीज आज श्रीनगर की हैं, यासीन मलिक ने इतना सब कुछ किया, उतना आतंक सरेआम जो है सपोर्ट किया। यासीन मलिक का जब दिल किया वो पाकिस्तान में चाय पीने चला जाता था। यासीन मलिक का जब दिल करता था वो पाकिस्तान के यहाँ पे आना जाना, ऐश आराम, वो वहां से फंडिंग तक कर रहा था। यासीन मलिक ने हिंदुस्तान को पाकिस्तान के हाथों बेचने का काम किया और हिंदुस्तान के अवाम के साथ, हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर उसने कितने नौजवान, कितने युवा और कितने लोगों को जो मारा है, जो कत्लेआम किया है। ये तो देश का, हमारे हिंदुस्तान का कानून है कि यासीन मलिक अभी तक सिर्फ सजा ही भुगत रहा है। सोचने वाली बात है, किसी और मुल्क में अगर यासीन मलिक होता तो अभी तक शायद वो कहां पहुंचा दिया गया होता। ये पार्टीज भी सब जानती हैं। हमें महबूबा जी की कोई सफाई नहीं चाहिए। महबूबा जी चिट्ठियां लिख रही हैं यासीन मलिक के ऊपर, और यासीन मलिक उसको मान नहीं रहा, और उसको जो पार्टी के दूसरे यहाँ पे आके अपनी बात रख रहे हैं। ये सियासतें, ये चीजें एक हद तक चलती हैं तो सही रहता है, लेकिन जब ये उस शख्स के लिए पिटीशन के लिए अपनी याचिका दायर कर रही हैं कि भाई ऐसे इन्हें माफ किया जाए, किस लिए? क्या कश्मीर के सुधार में तुम्हें कोई कमी लग रही है? क्या इन्हें लग रहा होगा महबूबा जी को कि मैं इलेक्शन में 3 सीटें लेके पहुंच गई हूं, तो शायद यासीन जी का हाथ ले लेती तो मैं आगे बढ़ जाती। देखिए, लाशों के ऊपर सियासत नहीं चलेगी। लाशों के ऊपर सियासत हमने कभी नहीं चलने दी है। देश का हर नागरिक, देखिए हम बार बार ये कहते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का ये देश है। हर उसका जो इस देश को अपना समझता है, जो इस देश के किसी भी नागरिक के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई किसी के ऊपर कोई जुल्म करे, कोई किसी के ऊपर अपना अत्याचार करे और फिर सियासत करे, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में रह के देश से गद्दारी करेंगे। और ये किस बात पे बोल रही है मैडम महबूबा जी कि हमारे उनको जी आप रिहाई करो, और उनकी बीवी के लिए बता रहे हैं कि उनकी बीवी के ऊपर भी, उन्हें भी अंदर रखा है। ये जो बातें की जा रही है, उनकी बीवी का दर्द है।
क्या उन आर्मी वालों की बीवियों का, एयरफोर्स वालों की उनका दर्द नहीं है? क्या आम जनता का दर्द नहीं है? क्या लोगों का दर्द नहीं है? वो बाहर आएंगे जनाब, वो यहाँ पे आतंक फैलाएंगे जनाब, फिर कई बेगुनाह मारे जाएंगे जनाब, और उन बेगुनाहों में कई हमारे कश्मीर के भाई, कई बच्चे स्कूल जाते हुए, कई ऐसी औरतें जिनके बेचारे घर से बाहर सामान लेने जाती है, वो विस्फोट में फटती है, क्योंकि बम जब फटता है ना तो वो ये नहीं देखता वो हिंदू है या मुसलमान, वो जब फटता है तो वो सिर्फ तबाही लाता है, और तबाही का जो कारण है उसको अंदर रखा हुआ है। ऐसा जो भी देश के साथ गलत करेगा, जो भी हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो हमारे भारत के टुकड़े करने की कोशिश करेगा, उसको इससे भी कठोर सजाएं मिलेंगी। ये याचिकाएं नहीं चलेंगी मैडम जी, और इनकी सुनवाइयां नहीं होंगी। इनकी सुनवाइयां हमने, अगर आपने दायर करनी है याचिकाएं, तो कश्मीर के बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए, उनकी बात कीजिए, उनकी बात के लिए आगे बात रखिए, उनके बच्चों के रोजगार की बात कीजिए कि चलिए कोई ना कोई ऐसी सोल्यूशन, कोई ना अपना मशवरा दीजिए जिससे कि कश्मीर के अवाम के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं, उनकी रोजगार के लिए हर एक इंसान अपनी बात रखता है। ठीक है सुमित साहब, मैं लौटूंगी आपके पास, और लगातार चर्चा के लिए हमारे साथ पीडीपी स्पोक पर्सन एडवोकेट शौकत अली साहब भी जुड़ गए हैं। शौकत साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह से अब नया मसला पीडीपी की तरफ से उठाया गया है, उससे सियासत में और ज्यादा हलचल तेज हो गई है, आप भी जानते हैं, और ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब ये वाकयात और जब ये FIR पीडीपी की हुकूमत में दर्ज हुई है, तो अब महबूबा मुफ्ती क्यों अपनी सियासत चमकाने के लिए इस मुद्दे को उठाती नजर आ रही है? दया याचिका उनकी तरफ से दाखिल की जाने की बात की जा रही है, अमित शाह को चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई है, और अब ये मसला उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन जाहिर है सवाल यही है कि जब पीडीपी हुकूमत में थी तब उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया गया? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक बात मर्सी पिटीशन की है, तो ये कोई अगेंस्ट दी लॉ ऑफ द लैंड नहीं है। ये हमारे कानून में इसकी इजाजत है, और एक यासीन मलिक का केस नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, और उसके बाद भी कोर्ट के फैसले के बाद उस अक्यूज्ड का ये राइट रिजर्व रहता है कि उसकी मर्सी पिटीशन जो है वो गवर्नर के यहाँ या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है वो जाती है रिव्यू के लिए। तो ये कानूनी जो है प्रोविजंस हैं, इसमें किसी पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन मैं कहूं या कोई और कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई ये कहता है, जैसे अभी आपके पैनलिस्ट जो है वो बोल रहे थे कि जो ये पिटिशंस वगैरह याचिकाएं ये नहीं चलेंगी, तो मेरा ये मानना है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर ये इस तरह की बात जो है वो पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। जो कानून की जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। और देश का कानून जो है हमें आजाद देता है, जिस चीज के लिए आपको आजाद देता है, जिस चीज का प्रोविजन देश के कानून में, आप उसके अगेंस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस प्रोविजन को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को, उस कानून को चैलेंज कर रहे हैं, जिसकी अथॉरिटी आपके पास नहीं है। तो उसमें मैं हूं, मेरी पार्टी हो या कोई भी हो, वो इस तरीके से जो है वो नहीं कह सकता, क्योंकि कानून में इसकी गुंजाइश है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक मेरी पार्टी की है, हमारी पार्टी की सदर ने अगर ये कहा है कि यासीन मलिक के केस में भी जो है वो मर्सी पिटीशन जो है वो लगनी चाहिए, तो क्या गलत है उसमें क्या गलत है? भाई, सुप्रीम कोर्ट, मैं आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला है, उसके बाद अगर कोई गुंजाइश कानून में है, तो अगर हमारी पार्टी की सदर ने ये सजेशन दे दी, या एक आदमी जो जेल में है पिछले इतने अरसे से, तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इंसानियत के नाते अगर वो लिख सकती हैं, तो अगर उन्होंने लिखा है तो उसमें गलती क्या है? इस पर इतना बवाल क्यों? कोई और इतनी हिम्मत नहीं करता है, कोई और इतनी जो सोच नहीं रखता है, अगर उनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, सोच रखी है, उन्होंने अगर किसी ऐसे आदमी के लिए लिखा है जो इसमें जेल में है पिछले इतने सालों से, तो क्या उसको भी जीने का हक नहीं है? इसमें गलत क्या है? मेरा ये मानना है कि कानून की जो बालादस्ती है
देश के अंदर, और हमें समझ के बात करनी चाहिए। जहां पर गुंजाइश है, कानून कहता है कानून सबसे बड़ा है। पार्टी से, पॉलिटिक्स से, या जो तमाम जो हमारे जितने भी ये चाहे वो पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट हूं, चाहे वो ऑफिसर्स हूं, चाहे कोई भी हो, उस सबसे बड़ा जो है कानून सुप्रीम है। तो इसलिए हम सबको कानून को मानना चाहिए और कानून की बात जो है उसको करना चाहिए। और जितना कानून हमें इजाजत देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, गुंजाइश है, उसमें हमें अपनी किस्मत आजमाई जो है वो करनी चाहिए। ठीक है शौकत साहब, मैं रिजवान जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं रिजवान जी? देखें सदफ जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बर्दाश्त की बहुत ही तारीफ करूंगा, क्योंकि जो ये कानून का पहाड़ा पड़ा गया आपको, और ये हम इस कौम को जो ये कानून का पहाड़ा पड़ा गई, हम सब ने पढ़ा हुआ है जनाब। पिटिशंस हैं जी, प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं जी, हमारी आईन हिंद ये पावर्स देता है, ये सब जनाब हमको पता है। पिटिशन कहाँ दायर करनी है, किसको माफ करना है, कौन माफ कर सकता है, कितने उसका क्या दायरा है, ये सब पता है जी। जनाब हम इनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर एक जालिम जो है किसी पे जुल्म करता है, फिर वही जालिम किसी और के पास जाके बोलता है जी हाय जी इसके साथ ही जुल्म हो गया, और भाई जुल्म करने वाले तो आप हो, एफआईआर लगाने वाले आप, विटनेस आप सपा लाने वाले आप हमको ये कानून का पहाड़ा पढ़ा रहे हो। ये बताए ना, ये कैसा मजाक कर रहे हैं ये? आईन हिंद को बता रहे हैं जी ये है वो पता है जी जनाब किसको पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पता है हमको, किसको आईन हिंद ने पार दिया पता है जी। आप बताइए ना कि एक शख्स को वहां तक लाने का काम किसने किया? यहां पे अमर सिंह दौलत साहब एक किताब में लिखते हैं कि जी फारूक साहब जी बड़े ही कदावर लीडर हैं, वो टॉक्स के लिए हमेशा ओपन रहते हैं। ये किसकी टॉक, किसके साथ टॉक्स की बात हो रही थी, किन टॉक्स की बात हो रही थी? मुफ्ती साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि जी बातचीत। आप महबूब मुफ्ती साहिबा की भी बात कर रही हैं कि बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई शख्स इन द पीक ऑफ वायलेंस he lays down his arms and he starts talks with the government of India, there must be some background story। उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो सियासत अलग है जी, वो स्टेट हम मेरे से आपसे सबसे बहुत बड़ी है, वो समझती है कि सिक्योरिटी को कैसे हम देखेंगे, किस तरह से देखना चाहिए। लेकिन ये मजाक, एक केस में तो इनका मेन फैमिली मेंबर विटनेस है, एक तरफ से ये एफआईआर पे एफआईआर लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से ये जी बोल रहे हैं हम जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बड़ी माजरत के साथ रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं जी यासीन मलिक साहब बड़े ही अरसे से जेल में डालने वाले आप हो, क्या गुहार लगा रहे हो, क्या मजाक चल रहा है ये कौम के साथ? बिल्कुल ठीक है, इसका सीधा जवाब मैं शौकत साहब आपसे चाहूंगी। जाहिर है विटनेस भी पीडीपी के दौर में रहे हैं और पीडीपी की तरफ से रहे हैं, ऐसे में ये सवाल बनता है कि आखिर पीडीपी ने उस वक्त पे क्यों आवाज नहीं उठाई जब चार्जेस पीडीपी की हुकूमत में लगाए गए थे, और अब इतने लंबे वक्त के बाद जो दया याचिका है वो दायर करने की बात की जा रही है, रिहाई को लेकर मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि तमाम जो सियासी दीगर पार्टियां हैं वो इसे सियासी ढोंग बता रही हैं और इसकी खिलाफत ही करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए मैडम, ये जी फैक्ट्स पे बात अगर करें तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है यासीन मलिक साहब किन केसेस में अंदर हैं, कितने केसेस में अंदर हैं, उनकी कौन कौन सी एफआईआर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, और जिसमें विटनेस कोई पीडीपी से एसोसिएटेड आदमी है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो एफआईआर फाइल हुई है जी, जो एफआईआर फाइल हुई है, चार्जशीट कोर्ट में चली गई, उसमें क्या विटनेस नहीं जाएगा? और यासीन मलिक साहब आपको शायद खबर नहीं है, फिर बाद में आप ऐसे हवाई तुक्के मारते हैं ना, तुक्के मारने से काम नहीं चलता है, फैक्ट पे बात करिए भाई। एक केस में कहीं कोई विटनेस अपीयर हुआ है जो पीडीपी के साथ एसोसिएटेड है, मुंसलिक है, बाकी वाले केसेस का क्या है? वो सारे केसेस हमने एफआईआर रजिस्टर करवाई है, तो बता दो कौन कौन सी एफआईआर रजिस्टर करवाई हमने,
उसमें कौन कंप्लेनेंट है? क्या वो पीडीपी से एसोसिएटेड है वो जो कंप्लेनेंट है? अगर है, फैक्ट्स बताइए लोगों को मीडिया के जरिए से। हमने कौन सी एफआईआर करवा दी है? यासीन मलिक साहब किस केस में हैं? वो एफआईआर कब रजिस्टर हुई थी? जब जम्मू कश्मीर में पीडीपी वजूद में ही नहीं आई थी। आप कहते हैं जी हमने एफआईआर से लगाई है। आपके ये कहने से कौन खुश हो रहा है? आप किसको खुश करना चाहते हैं? भाई फैक्ट्स पर बात करिए। और आप कहते हैं ला का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे शौक नहीं है। मैं ये कहता हूं कानून के दायरे में रह के काम करें, बात करें। और आप ये जो चीजें बोल रहे हैं ये कानूनी तौर पर जायज नहीं होती हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। और दूसरा ये, आप अगर कहीं आपको ये लगता है कि कहीं कोई आदमी गलत किसी केस में है, फिर उसके पूरे फैक्ट्स आपको सामने आने चाहिए और पूरे फैक्ट्स जो है वो लोगों के सामने रखने चाहिए, ताकि लोगों को बड़ी क्लियरिटी के साथ आपकी बात पता चले। बिल्कुल। सुमित जी, आपसे जानना चाहूंगी आप किस तरह से देखते हैं जो तमाम सियासी लीडरान है और इस वक्त जेल में बंद है किसी न किसी केस के चलते, और ऐसे में जो उसकी हिमायत है वो इन पार्टियों की तरफ से की जाती है। कहीं ना कहीं पीडीपी भी इसको लेकर कई बार आवाज उठाती हुई नजर आई है और उनकी रिहाई का मुतालबा करती नजर आई है। कुछ केसेस में एनसी की तरफ से भी हिमायत की गई है और यही मुतालबा किया गया है कि जेल में बंद जो सियासी लीडरान है उससे कहीं ना कहीं अवाम को उनकी नुमाइंदगी को नुकसान हो रहा है, उस पर भी सोच विचार किया जाए। लेकिन हाल ही में जिस तरह हमने देखा है कि तमाम जो दहशतगर्दाना तंजीम से जुड़ी पार्टियां थी, कई ऐसे संगठन थे जिन्हें मरकज की तरफ से बंद किया गया और अमन और कोशिश, चैन और सुकून फैलाने की जो कोशिश है वादी में, वो लगातार जारी रहती है। लेकिन बीच बीच में जब इस तरह के वाकया सामने आते हैं, बड़ी सियासी पार्टियों की तरफ से इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, तो इसका क्या असर जम्मू कश्मीर के अमन पर पड़ेगा? देखिए, पीडीपी के जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हैं वो कानून की जो दुहाई दे रहे हैं, कानून का हमें बोल रहे हैं कि हम कानून के आयान को मानते हैं। 370-35 टूटी, सुप्रीम कोर्ट में भी उसको रद्द किया गया। आज भी इनकी कई लोग जाके बोलते हैं कि हम 370-35 के लिए लड़ रहे हैं। कौन से कानून को मानते हो? किस कानून की बात करते? ये बोलते हैं कि कई लोगों के ऊपर यहाँ पे उनको अंदर रख दिया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, और जो वो कई बच्चे ऐसे जिनको माइंड वॉश किया गया है वो पाकिस्तान की जीत पे बाहर निकल के जश्न मनाते हैं और बहुत देश के खिलाफ नारेबाजी होती है। और वो चीज पे जब उन्हें अंदर रखा जाता है तो ये लोग तब सियासत करने के लिए बाहर निकल आ जाते हैं। पहले उन्हें भड़काते हैं, फिर उनके ऊपर सियासत करते हैं। आप मुझे बताइए कि जब पीडीपी के जो प्रवक्ता यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमने, पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनकी एफआईआर आपने चेक की, किस पे क्या हुआ, आखिर उनके लिए भी उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन पे रिहाई, उनकी रिहाई के लिए बात कर रहे हैं। तो पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती जी हैं वो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह के गई है। कभी उन्होंने एक बार भी ये चीज सोची कि उनके ऊपर तब उनको तरस जो आया, उनकी फैमिलीज पे तरस क्यों नहीं आया? वो भी तो इस देश के थे जिनका कत्ल किया गया, जिनको मारा गया, जिनको एडमिट किया गया उस यासीन मलिक ने, उन पे तरस नहीं आया मैडम जी को। और मैडम जी की क्या बात कहें, सियासत के तो इतनी ऊंची वो पहुंच चुकी हैं, आज उनको सब याद आ रहा है। आज उनको जब वो जाती हैं तो शिव के वहां पे, हमारे शिवलिंग पे जब जाते हैं वहां पे जल चढ़ाती हैं, और वहीं उनकी बेटी जो है हिंदू धर्म को गालियां दे जाती हैं। अब वो कैसी सियासत है जनाब? अब मैंने कहा ना, आप कहना क्या चाहते हो और जनता के बीच में कर क्या रहे हो? अब आप लोगों की सत्ता तो हाथ से चली गई। वो सत्ता जिस सत्ता को पाने के लिए अगर हम बोलने पे आएंगे तो आप बोलोगे कि बोलते हैं, फिर बात बड़ी लंबी दूर तक जाएगी जनाब। इसलिए कहते हैं कि उतना ही बोलो जितना सहन कर सको। कहने का मतलब यह है कि मैडम जी कई बातें कर जाती हैं, लेकिन मैडम जी को खुद नहीं पता कि इन बातों में करने के बाद उन्हें खुद नहीं पता कि इस बात को कर तो दिया, लेकिन उसे पूर्ण कैसे करें। ये यासीन मलिक कहां से आज बीच में टपक पड़ा? आज उसके लिए याचिका दायर करने जा रही है। अबे कभी देश की बात करो, बच्चों की बात करो, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बात करो। जम्मू कश्मीर में आखिर देखो क्या ऐसी चीजें पनपी, क्यों ऐसे हालात बने, जबकि यहाँ कश्मीर का बच्चा भी अमन चाहता है। ये बात याद रखिए, कश्मीर का बच्चा भी अमन चाहता है। आज जम्मू का बच्चा भी अमन चाहता है। जम्मू और कश्मीर में आज दूरियां क्यों फैलाई गई मुझे बताइए? जब एक ही स्कूल में ये कश्मीर का बच्चा भी पढ़ रहा है, कॉलेज में जम्मू का बच्चा भी पढ़ रहा है, वो दोनों के दिमाग में चीजें घुसती नहीं है। आखिर क्या ऐसी वजह है श्रीनगर जाके वो बच्चा पत्थर उठा के मारता है? जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए जा रहे हैं, उन बच्चों के हाथों में पत्थर देने के लिए यासीन मलिक को
वापस लाने का काम करोगे आप? उस यासीन मलिक को जो बंदूकें देके ऐश चलता था, बच्चों के हाथ में बंदूकें देके जब वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो फायर करते थे, देश की आर्मी के ऊपर पत्थर मारते थे, तब इनको तरस नहीं आया, तब उनको नहीं समझाया गया, तब उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए गए। और अगर एक्शन लिए गए तो ये सियासत के लिए क्या चीजें की जा रही हैं? आखिर कितनी कुर्सी की लालच, आखिर हमें आपको सबको ऊपर जाके जवाब देना है। देखिए सियासत होती है, सियासत मैं बताऊं सियासत किस चीज पे की जानी चाहिए, सियासत बनी किसके लिए है। आज तक इस सियासत के बारे में किसी को शायद ना समझ आई ना कोई समझा। सियासत मतलब होता है लोगों के, जनताओं के, अवाम के मुद्दों को उठाना, सरकारों के सामने पेश करना, रोजगार कैसे मिलेगा, घर कैसे चलेगा, सड़कों के लिए कैसे होगा, पानी की समस्या को कैसे दूर करे, ऐसी चीजों को चिट्ठी में लिखा जाए, वो आगे भेजा जाए, सेंटर से उसकी मांग की जाए, उनसे मिला जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम आपके साथ खड़ी रहेगी। आप लोग उनकी रिहाई के लिए दौड़ रहे हो, जो लोग यहाँ का माहौल खराब करने के लिए सबसे पहले आगे रहते हैं। देखिए हम लोगों के बीच में दूरियां क्यों बनाते हो, क्यों एक दूसरे के खिलाफ लड़वाते हो? आज जब कश्मीर में ये पीछे आपने देखा, पीछे पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ, तो कितने लोग देखिए, कितने लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने सफर किया, कितने लोगों का नेगेटिविटी कहां पे गई, काम किन्होंने किया। लेकिन कल को मैं बोलूं उन्हीं के लिए भी ये लोग आगे बढ़ चढ़ के खड़े हो जाएंगे कि जनाब नहीं, हम लोगों को प्रेम कहीं और है और दिखा हम यहाँ ड्रामा कहीं और रहे हैं। तो ये दो मुंहा चेहरा मत चलाइए। यासीन मलिक का काम अदालत देखेगी, जो सजा या अदालत ने यासीन मलिक को देनी है वो दे के रहेगी, या छोड़ना होगा वो अदालत तय करेगी। हमारा ये मानना है और हम इस बात पे बोल रहे हैं कि जो कार्य जिसका है उसे करने दीजिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को लड़ाने का काम बंद कीजिए, गंदी सियासत का खेल खत्म कीजिए। बिल्कुल ठीक है सुमित साहब। इज़ान साहब, जिस तरह बीजेपी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है और सुमित जी ने कहा कि वो इस कदम की मुखालिफत करते हैं और जो भी लीडरान इस तरह के केसेस में जेल में बंद हैं उन्हें बाहर आना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अमन पर असर पड़ेगा और किसी न किसी दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ से जुड़े होने के चलते ही इस तरह के जो केसेस हैं वो सामने आते थे। लेकिन मैं JKPC का भी साफ और क्लियर स्टैंड इस पर जानना चाहूँगी, क्या यासीन मलिक की रिहाई की आप हिमायत करते हैं या उसकी मुखालिफत करना चाहते हैं? क्योंकि PDP की तरफ से हिमायत की गई है और NC की तरफ से भी कुछ इसी तरह के जो बयानात हैं वो सामने आते हैं। देखिए मैं अपने जो दीगर पार्टीज से जो स्पोक्स पर्सन साहिबान है, इनसे एक चीज मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं, जो कि आईन हिंद में भी है कि मीडिया ट्रायल्स आर नॉट एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हम आप यहाँ पे जो भी बात करें, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या दीगर कोर्ट्स जो हैं, इनमें कोई इसका कोई वैल्यू जो वहां पे जज साहिबान बैठ के तय करेंगे, जो उनके पास सामने एविडेंस आएगा उसकी बेसिस पे केस टू केस डिसाइड होता है जी। ये मीडिया हाउसेस में या किसी के चिल्लाने से ये डिसाइड नहीं होता है कि क्योंकि देयर इज अ जिनेवा कन्वेंशन ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जिसकी बेसिस पे हमारे न्यायालय काम कर रहे हैं। और रही बात कि जो भी एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट या कोई भी ऐसी चीज होगी, उसके लिए भी प्रॉपर एक कानून है। जो भी अलगाववाद या कोई भी चीज ऐसी कर रहा हो या एक्यूज्ड हो या कोई भी चीज, देयर इज अ प्रॉपर लॉ फॉर दैट एंड कोर्ट्स विल डिसाइड हिज और हर ओन फेट। अब रही बात, जब हम हमारे पार्टी सदर या JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, हमारा मौकिफ बहुत ही वाज़ेह तरीके से है, वाज़ेह है, क्लियर है कि जब भी ये, फॉर एग्जाम्पल शौकत साहब ने बात की कि एक केस में पहले तो ये जो ये हल्के फुल्के हाथों पतली गली से निकलना चाहते हैं ना कि महबूबा जी की जो सिस्टर हैं वो एक केस में विटनेस भी हैं, एसोसिएटेड नहीं है, बिकॉज शी इज द पार्टी, महबूबा जी इज द पार्टी ना, शी इज द पार्टी प्रेसिडेंट। अब इसके साथ साथ ये कहना कि मैं जी पहाड़ा नहीं पढ़ा रहा या मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आइन के खिलाफ है, बिल्कुल आप वाज़ेह तरीके से कह रहे हैं कि जो एक विद इन द डोमेन ऑफ लॉ है वही बात है। लेकिन हमारा हमेशा ये मौकिफ रहेगा और मौकिफ रहा है कि जब भी कोई जुल्म करने वाला मजलूम की बात करेगा, जब भी कोई ऐसी बात होगी जहां पे जो ही जुल्म करने वाला होगा, जिसकी वजह से कश्मीरी अवाम पिस रही होगी,
जिसकी वजह से ना यहाँ पे कोई डेवलपमेंट है, ना ही यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट है, ना ही यहाँ पे कोई वैसे कानूनी निज़ाम है या वैसे कोई गवर्नमेंट का निज़ाम है जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि नहीं जी कश्मीरी बहुत ही खुश है, बहुत ही आला पाई की जिंदगी बसर कर रहा है। जब भी इन दो पार्टीज में से, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे ये केसेस लगाए गए हों या जब पीडीपी पावर में था, तो कोई ऐसी पहल नहीं की जाती है। पिछले दिनों ही आप याद कीजिए कि महबूबा जी ने बरकती साहब की एक गुहार लगाई थी। तो मुझे ये बताएं ना, 64 एफआईआर या 74 एफआईआर लगाने वाले कौन है? अगर हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, अगर हम बात करेंगे जमहूरियत की फलाह व बहबूद की, अगर हम बात करेंगे जी डिग्निटी की, कश्मीरी कौम की फलाह व बका की, तो हम वो भी बात करने चाहिए कि इसको, इस फलाह व बका को, इस इज्जत को रोंदने वाले कौन है, इसको पैरों तले कुचलने वाले कौन हैं, इसकी इज्जत व आबरू को तार तार करने वाले कौन हैं। उनसे पूछना चाहिए कि ये ऐसा सिस्टम बनाने वाले कौन हैं जहां पे जालिम भी वही और जुल्म के खिलाफ गुहार लगाने पे वही। ये कैसा निजाम है सदफ जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कैसा निजाम है? जो लोग जुल्म करें, ठीक है, जो लोग मैं इसका जवाब शौकत साहब से ही लेना चाहूंगी। जफर जी, जिस तरह से, ठीक है, शौकत साहब अभी हमारे साथ नहीं है, राब्ता टूट गया है। सुमित साहब, जिस तरह देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सियासी हालात हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयान सामने आते हैं, कभी पीडीपी की तरफ से बयान जो है इस तरह के मामलों को लेकर वो सामने आते हैं, लेकिन ऐसे में अमन कायम करने की जो कोशिश है मरकज़ की तरफ से वो लगातार की जाती रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं या बीजेपी की बी टीम होने की भी इल्ज़ाम कई बार लगते हुए आए हैं। लेकिन वहीं अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उनके रद्द-ए-अमल भी अलग तरह से सामने आते हैं। तो ये जो बी टीम का जो सिलसिला है और बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस से जोड़ने की जो बात है वो लगातार कई मामलों पर सामने आती है। इसे बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बीजेपी की बी टीम मतलब ये देश में चुनी हुई सरकार के, अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं कि एनसी जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, उन्हें चुना गया है, उन्हें लोगों ने चुना है, तो पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को भी लोगों ने चुन के ही बिठाया हुआ है। वहां भी देश की सरकार है वो। अगर देश की सरकार, जिस देश की साथ अगर कोई बोलता है कि ये बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये बीजेपी कोई बी सी डी टीमों का लिए नहीं है। बीजेपी मतलब बीजेपी, वो अपना ही पार्टी है, एनसी अपना काम कर रही है। हाँ, मसले मसाइल होते हैं, उनको सामने रखा जाता है, उनको आगे पेश किया जाता है। यहाँ के मसले बड़े हैं, उन मसलों पे मैडम महबूबा जी अगर बात करती, जैसे डेली वेजर है, कितना बड़ा मुद्दा है, मुझे लगा नहीं उसके लिए कभी चिट्ठी लिखी महबूबा जी ने। अगर महबूबा जी ने चिट्ठी लिखी होती, उमर साहब ने उनके लिए स्पेशल फंड्स मांगे होते, तो इन लोगों ने अगर ये सब काम किए होते कि यार यहाँ पे देखिए 60-60 साल के बाद लोगों की मतलब कहीं रिटायर हो गए हैं, कहीं बेचारे मारे गए हैं, उनके मुद्दों पे बात कीजिए। आशा वर्कर्स यहाँ पे सफर कर रहे होते हैं, यहाँ पे कहीं ऐसी, देखिए चुनिंदा सरकार जब आती है ना तो उसी के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं कि आपने इन लोगों की इन मुद्दों पे बात रखे। महबूबा जी ऑपोजिशन में तो उनका भी ये बड़ा अच्छा रोल बनता, क्योंकि ये बात करते, इस चीज पे आगे बात रखते, अपने लेटर्स भेजते, उसके ऊपर बात करते, तो सभी लोग बोलते नहीं यार बड़ा अच्छा काम किया। मैंने पहले भी आपको एक बोला कि हम एक उस आदमी के ऊपर एक सियासत शुरू कर दे जिस आदमी का बिना मतलब के, जिसने पूरे कश्मीर का हालात देखिए, जब तक वो कश्मीर में था कश्मीर की हालत क्या थी, कश्मीर की हालत क्या थी। ये कश्मीर को जो जन्नत से जहन्नुम तक लेने का काम किया था। आज वही शख्स जो है, वो शख्स आज अंदर जब से एक माहौल में थोड़ी चेंजिंग आई है, आज उन चीजों के ऊपर नहीं काम कर रहे, काम हो रहा है तो वापस माहौल को खराब करना। सियासत, बार बार बात यही कहूंगा कि सियासत का मतलब पहले समझ लें ये लोग कि सियासत किस चीज पे करनी है। और यासीन का जो केस है, यासीन ने कुछ इतने अच्छे कारनामे नहीं किए, कुछ उसने देश के लिए, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका देश में, देश के लिए, देश के बच्चों के भविष्य के लिए उसका कोई योगदान नहीं है। और कहने का मतलब यह है कि खुदा की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। अगर यासीन अंदर है तो शायद खुदा की ही इस पे कोई रजा है, और मैं चाहता हूं कि उस पे इंटरफेयर करने की जगह इन लोगों को जो काम है वो करें,
देखिए बाकी पार्टीज भी है श्रीनगर में, मैं ये नहीं बोलूंगा, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं, लोगों की वहां सोशल एक्टिविस्ट बने। जी बिल्कुल। इजवाल साहब, इस बीच जिस तरह हमने देखा है कि सज्जाद लोन साहब की तरफ से कई बार जो अहम मामले हैं वादी के और सियासत से जुड़े हुए वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पर भी उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई है और उनकी तरफ से जो रद्द अमल है उनका वो सामने आया है। ऐसे में उन्होंने दोनों ही तरफ के बयान सुने, पीडीपी की तरफ से भी जो कहा गया उस पर भी अपनी राय रखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी उन्होंने अपनी राय रखी है कि वो क्या सोचते हैं और इस मसले पर किस तरह का उनका रुख है। लेकिन ऐसे में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक हुकूमत में आने के बाद पूरे नहीं किए गए हैं, जिसपे सीएम उमर ये कहते नजर आते हैं कि अभी पूरी पावर हमारे पास नहीं है और वो कोशिश लगातार कर रहे हैं, अभी उतना वक्त भी नहीं बीता है। लेकिन इसके अलावा पीडीपी उन्हीं मसलों को उठाती नजर आती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरती नजर आती है। लेकिन क्या आपको भी ये लगता है कि इस तरह जो पावर का जो खेल है उसमें कहीं ना कहीं सीएम उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस उलझी हुई रह गई है, जिसके चलते वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या पीडीपी के जो तमाम तर इल्जाम है वो सही साबित होते हैं कि सरकार नाकाम रही है, सरकार लोगों के हक में काम नहीं कर पा रही है? देखिए, ये सिर्फ पीडीपी का मौकिफ नहीं है या किसी भी पार्टी का है, चाहे भाजपा हो अपोजिशन में या पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। ये आम राय, आम खास की जो राय है वो यही है कि इस उमर अब्दुल्ला साहब लेड एनसी गवर्नमेंट को सिवाय अपनी फॉर्च्यूनर्स के, सिवाय अपने शॉल्स के और सिवाय उन कामों को जो जाती मफादात के लिए ये करते आ रहे हैं, इनको आवाम की कोई नहीं पड़ी। आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लें, फ्री बिजली का वादा कहीं नहीं, फ्री सिलेंडर्स का वादा कहीं नहीं, रिजर्वेशन का वादा, आप मुझे बताएं रिजर्वेशन पे इन्होंने क्या किया। अब आप देखिए, जब इनसे एक जर्नलिस्ट सवाल पूछता है उमर साहब से कि जनाबे आला आपने जो रिजर्वेशन का रिपोर्ट था वो आपने सब कमेटी का जो रिपोर्ट है उसका क्या हुआ, और उमर साहब अपनी मगरूर शख्सियत के साथ वो कह रहे हैं कि क्या करेंगे आप, अगर मैंने और टाइम बढ़ाया होता क्या कर सकता है कोई। ये उन नौजवानों की गुहार थी जो रिजर्वेशन की वजह से पिस रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए आप जम्मू कश्मीर का क्या है, उसके साथ साथ हमारी हेल्थ केयर, आप रिसेंटली देखा होगा सकीना इत्तू साहिबा ने कई बार हॉस्पिटल्स का दौरा किया, क्या हालात है उन हॉस्पिटल्स के, क्या इलाज मुआवजा हो रहा है हमारी गरीब आवाम का वहां पे। अब देखिए ना, मतलब जिस स्टेट में ये लोग 370, 35A, फ्री राशन, फ्री बिजली जो है, इसके साथ साथ रिजर्वेशन के इश्यूज, फ्री सिलेंडर्स, ये सब वादों के साथ आए और उसके बाद अपनी फॉर्च्यूनर्स और शॉल्स में लगे रहें। आप इस हुकूमत से, अब मतलब ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, जनाबे आला इस हुकूमत से हम सिर्फ एक गुहार लगाते हैं, जनाबे आला बस करें। आप ही कहते हैं एक दिन कि एलजी साहब के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन एलजी साहब एंड उमर साहब गवर्नमेंट, और अगले दिन कहते हैं जी हमें ट्रांसफर रोक रहे हैं। अब ये कौम को पता चलना चाहिए, ये पूरा देश देखना चाहिए। आप एविडेंस के साथ मैं आज बात कर रहा हूं, इन्होंने जो भी सियासी मुखालिफिन हैं इन एक जगह से उठा के 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करवाई। एक जीआरएस होता है जी, रूरल डेवलपमेंट का, 7,000 की टेम्परेरी नौकरी होती है उसकी, वो गांव में लगता है ताकि वो अपनी पंचायत का काम देख सके। उसको 70, 80 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करवाया। क्यों जी? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता नहीं है। आप देखें फ्लड में इनका क्या हाल है, रोड 30 दिन से इनसे रेस्टोर नहीं हो रहा, उसको क्या कहते हैं जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है जी। भाई फिर आप बैठे क्यों हैं? आप जाएं ना, आप पेरिस जा रहे हैं, आप मुझे बताइए पेरिस में जाके टूरिज्म को, कश्मीर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे? पेरिस से तो हमारे यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं आता। बिल्कुल, हमारा टूरिज्म इनबिल्ट टूरिज्म है। हमारे देश के लोग केरल से, तमिलनाडु से, यूपी से, बिहार से आके कश्मीर में सैर सपाटा करते हैं। पेरिस से कौन आता है कश्मीर? क्या $1 बिलियन वर्थ ऑफ रेमिटेंसेस आते हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी सारी पेरिस के थ्रू चलती है? जनाबे आला हमारी हॉर्टिकल्चर बैठ गई है, खत्म हो गई है। टूरिज्म पे जो हमारा हमला हुआ उसके बाद जो हमारा हॉर्टिकल्चर था, ये बचा कुचा जो गरीब किसान इस हॉर्टिकल्चर पे जिंदगी बसर कर रहा था, उस पे भी देखिए आप
रोड पिछले 25 दिन से नहीं बनवा पा रहे हैं। ये क्या कितनी बार ये गडकरी जी के पास गए कि जनाब जरा ये देख लीजिए हमारा रोड या आपके डोमेन में आता है, प्लीज इसको जरा रेस्टोर करवा दीजिए। उसके साथ साथ अगर हम देखें ये केरल में जाके अगर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है यूटी लेवल की भी गवर्नमेंट होगी, हम इसका कंपैरिजन करें जब केजरीवाल साहब दिल्ली में यूटी चला रहे थे और हमारे उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर में यूटी गवर्नमेंट चला रही है, पूरे देश को पता है जी गवर्नमेंट स्कूल्स आज नंबर 1 पे हैं जी दिल्ली में। बिल्कुल। अगर भाजपा को कोई सौगात अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, वो गवर्नमेंट स्कूल्स का निजाम है, पीडब्ल्यूडी का निजाम है, पीएचई का निजाम है, तो इनसे तो वो काम भी नहीं हो रहा है। हाँ जी, स्पेशल एडवाइजर एक साहब है, वो जी उमर साहब के साथ जा रहे हैं पेरिस। नहीं जी, हमको कश्मीर टूरिज्म को एफिल टावर के नीचे प्रमोट करना है। ये किस अवाम का पैसा ये पेरिस जाने में खर्च कर रहे हैं? ये किस अवाम का पैसा है जी जो फॉर्च्यूनर्स और एंडेवर्स खरीदी जा रही हैं? ये किस अवाम का पैसा है जी जिनके ऊपर ये कनी शॉल्स लेके दिल्ली में अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है? ये वो गरीब अवाम है, ये वो गरीब अवाम है जिसके पास 2 वक्त की रोटी तक अब मैसर नहीं होगी अगर ये हॉर्टिकल्चर का निजाम ऐसा ही चलता रहा। 700 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। ये 700 करोड़ लाएंगे कहां से? बिल्कुल जाहिर है अशरफ साहब, आवाम के जो मसले हैं वो इसी तरह बने हुए हैं और इसी को लेकर नाराजगी देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल जाहिर है। सुमित साहब, लास्ट और छोटा इलेक्शन आपका लेना चाहूंगी, क्योंकि मरकज और बीजेपी पर ही इल्जाम लगाती है एनसी नजर आती है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है, सवाल ये है कि हुकूमत में आने से पहले जब मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, उससे पहले भी जो वादे किए गए थे उसमें भी तो ये मालूम था कि ये रियासत अभी नहीं है, और उसके अलावा जो पावर का खेल था वो भी पहले से ही जानते थे। उसके बाद अभी कहा जाता है कि पावर कम है, डुअल पावर है, उसके चलते हम काम नहीं कर पा रहे हैं और मरकजी सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं। देखिए, जब इलेक्शन हुआ था तो इन्होंने जो बातें की थी, इनको पता भी था, यहाँ पे सारी कंडीशन पता था कि यहाँ पे अभी टाइम लगना है। पहले बात की हुई थी, पहले बताया गया था कि जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे कई ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको लेते हुए टाइम लगना है, इनको सब पता था। लेकिन कुर्सी और सत्ता की लालच में इन्होंने टोपियां खोल के वोट ले लिए लोगों से, और इन्होंने ये चीज भी नहीं देखी। और उस टाइम वादे थे कि जब पता था कि हम नहीं कर पाएंगे तो पहले ही साफ करते कि मुझे 2 साल लगेंगे, इसको 3 साल लगेंगे, इसको पूरा सिस्टम को सेट करने में मुझे वो टाइम लगेगा। और सच्चाई पे बात करनी थी कि सिलेंडर 12 कहां से दोगे? ऐसे ही सिलेंडर हवा में चले जाते, आज दो ना, फिर क्या बात करते हैं। पीछे एलजी साहब ने भी बात बोली कि मेरे पास तो खाली पुलिस का डिपार्टमेंट है, अगर किसी को वो चीज चाहिए तो आप बोलिए, बाकी तो इनके पास है। जब उन्होंने सामने बोल रहे हैं सब आपके पास है और आपके पास बजट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उनको देखिए कहां पे यूज करना है, कैसे क्या करना है। देखिए, उमर साहब को बस एक ही नशा था कि कुर्सी मिल जाए। अब कुर्सी मिल गई तो इन्होंने कहा, अगर इन्होंने कहा था मुझे कुर्सी का नहीं है, मैं अगर बोले स्टेटहुड अगर मेरी कुर्सी के बाद आना चाहे तो मैं कुर्सी भी छोड़ने को तैयार हूं। छोड़िए ना भैया जी, छोड़िए, आपको कौन मना करता है? आप तो जो चाहे वो करते हैं, आप तो बादशाह हैं, बादशाह खाली अपने लिए। देखिए, इलेक्शन हुआ, सबसे पहले इन्होंने गरीबों की बात नहीं सोची, मगर करोड़ों की गाड़ियां ले ली, उसका हिसाब नहीं दिया। पहले गाड़ियां चाहिए थी, लग्जरी, अपने ऐशो आराम चाहिए थे। और अब जब प्रधानमंत्री साहब आते हैं दौरे पे, तभी सामने बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए जो टनल्स की इनॉग्रेशन हो रहे हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है, तो उन चीजों को लेके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो बाद में जब वो चले जाते तो पीछे से बोलते हैं कि नहीं, हमारे को तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं हो रहा है। मतलब डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही है, डबल स्टैंडर्ड गेम नहीं चलेगी। बात ऐसी है कि अब आप चीफ मिनिस्टर हैं, देखिए पावर होती है चीफ मिनिस्टर, मतलब जम्मू कश्मीर के यूटी हो या कुछ भी हो, चीफ मिनिस्टर की गद्दी आपके पास है। अगर आप कोई भी चीज करेंगे, आप बोलते हैं कि नहीं, इन्हीं का बयान था कि जब मैं पहले कुछ नहीं था तो मुझे फोन करके मैं करता था तो ये बड़े बड़े मेरे फोन नहीं उठाते थे, और आज पूछते हैं कि सर चाय पियेंगे, नाश्ते में क्या लेंगे और लंच में क्या लेंगे, तो कहां चले कि वो सारी बातें, वो तो आज भी आपके साथ खड़े हैं, सारा वही सिस्टम चल रहा है। लेकिन चक्कर ये है कि ये सिर्फ अब भोला चेहरा दिखा के जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और भोली सी सूरत नहीं चलेगी, काम करने से ही आगे चीज चलेगी। और पीडीपी की बात जैसे आप कह रहे हैं, पीडीपी जो काउंटर इनको कर रही है, तो पीडीपी काउंटर इसलिए कर रही है कि कभी एनसी, कभी पीडीपी, कभी पीडीपी, कभी एनसी, कश्मीर की जनता को इन्होंने फुटबॉल बना के रखा है। एक 5 साल किक वो मारने के चक्कर में, 5 साल ये, लेकिन लोग जो हैं आज भी दरदर है, और कश्मीर की जो जनता है वो अब धीरे धीरे इनसे उब चुकी है। बिल्कुल,
ठीक है सुमित साहब, हमारी इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन इस दौरान अशरफ जी, शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लता।